श्री नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण जो कि सरकार के विजन का एक आईना होता है, इस पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 138 बिंदुओं के माध्यम से सरकार के कार्यकलापों को सदन में रखा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष का अपना धर्म निभाते हुए इस अभिभाषण का विश्लेषण अपने अपने तरीके से किया, अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपने अपने हिसाब से सबको धन्यवाद भी दिया। लेकिन मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं तो सारा धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने इस अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2020-21 हर व्यक्ति के मानसिक पटल पर महामारी से अपने आप को बचाने व सामाजिक सेवा के लिए हमेशा अंकित रहेगा। इसी तरह पे सरकार ने भी चिकित्सा के अलावा अन्य सारे विभागों के कार्य को उचित स्थान देना जरूरी नहीं समझा। इसी का परिणाम है कि आज 2020-21 की अधिकांश योजनाएं या तो बंद पड़ी है या धीमी गति से चल रही है। मैं कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकारी मशीनरी, समस्त जनप्रतिनिधिगणों, कोरोना वॉरियर्स तथा विशेष रूप से भामाशाहों वे आम जन का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयासों व सेवा भाव से वैश्विक महामारी कोरोना पर काबू पा सके। ये सही है कि कोरोना के नाम पे बड़ा सरकारी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन अब सत्ता व प्रशासन पे बैठे लोगों का ये परम दायित्व तो बनता है कि जनता की गाड़ी कमाई का खर्च हुए पैसे का भविष्य में भी सदुपयोग होता रहे। क्योंकि जितनी राशि चिकित्सा हेतु संसाधनों की खरीद व ढांचागत निर्माण हेतु खर्च की गई, उस अनुपात में उन चिकित्सीय उपकरणों को चलाने वाले कर्मचारियों की भर्तियां नहीं हो पाई, जिससे दक्ष कर्मचारियों के अभाव के कारण चिकित्सीय उपकरणों का संचालन भविष्य में भी सही हो पाएगा, इस पर थोड़ा संशय है। आज सरकार ने बड़ी राशि से नए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद जैसे कि वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड व अन्य उच्च तकनीक वाले उपकरण खरीदे, लेकिन इनको सही तरीके से चलाने के लिए दक्ष व तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी भर्ती भी सरकार को करनी चाहिए थी। इसके अलावा डॉक्टर भर्ती, नर्सिंग भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व अन्य के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के बारे में गहनता से विचार किए बिना निरोगी राजस्थान का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। इस कड़ी में नागौर मुख्यालय पर अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज को चालू करने, जेएलएन अस्पताल में गंभीर रोगियों तो लिफ्ट लगाने, 5 लाख सीधा सीएससी जिसकी घोषणा 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी को मापदंडानुसार चालू करवाने, क्यों सर 76 में सीएससी पीएससी उप केंद्रों को क्रमोन्नत करने व नए उप केंद्र खोलने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले बजट में शामिल करवाने का आग्रह करूंगा। सभापति महोदय, ये सही है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया है और अगर किसी बीमार व्यक्ति को उपचार, दवा व जांचों हेतु सरकारी सहायता मिल जाए तो व्यक्ति भी शासन प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये सही है कि बिंदु संख्या 15 में वर्णित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना के नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू करने की घोषणा का जिक्र किया गया, लेकिन इस बहुत बड़ी योजना की उचित मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वरना इस योजना का असर भी कहीं पूर्व की भामाशाह योजना की तरह न हो जाए, जिसमें पहले तो निजी अस्पताल मालामाल हो गए और फिर भामाशाह योजना से इलाज नहीं करने का बहुत बड़ा बोर्ड अपने अस्पताल के बाहर लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बैठे अधिकतर माननीय सदस्य किसान परिवारों से चुन के आते हैं, लेकिन पार्टियों की विचारधाराओं में बंद कर हम हमारा नैतिक कर्तव्य भूल जाते हैं। किसान आंदोलन व 3 कृषि कानून के प्रति लोगों में पनप रहे रोष तथा 200 से अधिक किसानों के आंदोलन के दौरान शहादत के बारे में भी अगर महामहिम महोदय कहीं जिक्र करते तो ऐसा लगता कि हम सबका मूल कर्तव्य जय जवान जय किसान की समृद्धि का भी है तथा इस लोकतांत्रिक देश में किसानों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में किसानों के कल्याण हेतु गठित कृषक कल्याण कोष के बारे में भी स्पष्ट पारदर्शी नीति बनाने का जिक्र तथा किसान की भूमि सरकारी व निजी बैंकों की गिरफ्त से कैसे बचे, इसको लेकर ठोस कानून की आवश्यकता आज आजादी के 72 साल बाद आमजन द्वारा महसूस की जा रही है। पूर्ण कर्ज माफी की अपेक्षा भी प्रदेश का आम आवाम इस अभिभाषण से चाहता था, लेकिन इसका जिक्र नहीं होने से आम व्यक्ति का विश्वास सरकारों से थोड़ा कम हुआ है। माननीय महोदय, अगर राजस्थान जैसे प्रदेश को वाकई में धनी प्रदेश बनाने की ओर लाने की चेष्टा सरकार रखती है तो महामहिम राज्यपाल महोदय के 138 बिंदुओं के इस अभिभाषण में कम से कम 10 बिंदु सहकारिता आंदोलन पर होने चाहिए थे, क्योंकि जब तक सहकारी आंदोलन को मजबूत नहीं बनाएंगे, सहकारी बैंकों में सहकारी संस्थाओं की माली हालत ठीक नहीं करेंगे, तब तक किसान की समृद्धि के बारे में सोचना बेमानी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव
राजफेड व नेफेड में केवीएसएस और जीएसएस का बकाया भुगतान दिलाने और प्रत्येक किसान को सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों के वितरण के बारे में तुरंत प्रभाव से योजनाबद्ध तरीके से अपना विजन सदन के सामने रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा श्रम कल्याण विभाग की योजनाओं की सही क्रियान्विति पे मॉनिटरिंग अगर की जावे तो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक समाज कल्याण की समस्त योजनाएं पहुंच सकती है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि समाज कल्याण व श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को हर जिला स्तर पर एजेंट माफिया ने बुरी तरह जकड़ रखा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों का केंद्रीकरण जिला स्तर पर नहीं करके इन कार्यालयों को समस्त कार्मिकों से ब्लॉक स्तर पर ही रखा जाए। इसके अलावा मैं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का सदस्य होने के नाते प्रत्येक जिले पर ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण की नीति बनाने तथा हर भर्ती के अंदर ओबीसी वर्ग के पदों के साथ छेड़छाड़ और कटौती बंद करने की मांग आपके माध्यम से करूंगा। सभापति महोदय, बिंदु संख्या 46 में गांवों के सुनियोजित और चरणबद्ध विकास के शुरू की गई ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं पर किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर ग्रामीण विकास की योजनाओं की सही मॉनिटरिंग व दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करने पर नीति नहीं बनाई तो जनता के हजारों करोड़ रुपए की बचत के बारे में सोचना बेईमानी होगा। जैसे गांवों में सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग ब्लॉक पहले बना दिए जाते हैं और उसके बाद जल शक्ति मिशन जैसे घर घर जो आप नल का कनेक्शन दे रहे हो तो सारी सड़कें तोड़ के और एक जनता के बहुत बड़े पैसे का एक दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में ठोस नीति बने। माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 61 में 5 पैनोरमाओं के लोकार्पण का जिक्र किया गया है, लेकिन पहले से बने पैनोरमाओं की ठीक से संचालन व रखरखाव की नीति अत्यंत आवश्यक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तेजाजी महाराज का जो पैनोरमा है वो आज तक ही आम व्यक्ति के लिए नहीं खुल पाया और जर्जर होने लगा, तो ऐसे के बारे में कोई ठोस नीति की मैं आग्रह आपसे करूंगा। बिंदु संख्या 65 में ऑनलाइन एफआईआर का जिक्र भी किया गया है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया ईमानदारी से चल रही है तो प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ता और ना ही प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। बिंदु संख्या 66, 67 व 68 में राजस्थान पुलिस की विभिन्न नवाचारों का उल्लेख किया गया है, जो निश्चित रूप से आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर के स्लोगन को सार्थक कर सकता है अगर ईमानदारी से इस पे काम किया जा सके। लेकिन ये विडंबना है कि हाल ही में पकड़े गए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यकलाप ऐसे लगे जैसे लाइसेंस शुदा डकैत हो, जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 69 से 74 तक बिजली विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, परंतु सच्चाई से विपरीत है। आज देश में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन का प्रदेश होते हुए तथा देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने और किसानों को दी जा रही सब्सिडी को समाप्त करने के बावजूद भी बिजली कंपनियां निरंतर घाटे में जा रही है, क्योंकि बिजली खरीद, सामान खरीद तथा संचालन व रखरखाव हेतु दिए जाने वाले ठेकों में भारी भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं क्योंसर क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 220, 132 व 33/11 के जीएसएस की मांग आपके माध्यम से करूंगा। सभापति महोदय, आज बड़े दुख का विषय है कि बिजली व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कई गांव में हजारों डाणियां आज भी बिजली और पानी से वंचित है। बिंदु संख्या 75, प्रदेश में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रदेश में अटकी भटकी व लटकी भर्तियों के कारण युवा मानसिक अवसाद में आकर आत्महत्याएं तक कर रहा है। 2021 की रीट परीक्षा का समय पर आयोजन हो, साथ ही 2016 रीट अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एसएलपी सरकार ने दायर कर रखी है, उसका निस्तारण करके और पीड़ित बेरोजगारों को न्याय दिलाने का मैं आग्रह करूंगा। बिंदु संख्या 78 में देव भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। साथ ही राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने व स्कूलों में, कॉलेजों में राजस्थानी भाषा के अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा। बिंदु संख्या 101, सुशासन को बढ़ावा देने हेतु जन कल्याण पोर्टल चालू करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर सही मॉनिटरिंग व किसी की जवाबदाही तय नहीं की गई तो इसका असर भी पहले की तरह चल रही योजनाओं की तरह ही होगा। अगर वास्तव में सुशासन को बढ़ावा देना है तो प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को आवश्यक रूप से लागू किया जाए, जिसमें सरकार ने बहुत बड़ा पैसा पहले से खर्च कर रखा है, तथा समय समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए समस्त परिपत्रों को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करें, जिससे जिला स्तर, उपखंड व ब्लॉक स्तर तक जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आमजन की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित हो सके। बिंदु संख्या 103 में उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों के विकास एवं निवेशों को प्रोत्साहन देने की दिशा में 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ ही 17 नए औद्योगिक
क्षेत्रों का शुभारंभ करने का उल्लेख है, जिस पर 4000 करोड़ से अधिक की राशि का उल्लेख किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के साथ साथ ये भी देखें कि पुराने औद्योगिक क्षेत्र बंद तो नहीं हो रहे हैं। बिंदु संख्या 111 में बाड़मेर रिफाइनरी कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हर बड़े उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तथा उस उद्योग का CSR फंड उसी इलाके के विकास के लिए खर्च हो, ऐसी ठोस कार्य योजना की महती आवश्यकता है। बिंदु संख्या 112 में रिवर सैंड के विकल्प के रूप में एम सैंड नीति का उल्लेख किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि सरकार को उचित न्यायिक स्तर पर अपना पक्ष ठोस रूप से रखें तथा प्रदेश में समस्त खनिजों के लिए खनिज नीति, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाइना क्ले हो, बजरी हो, फेल्सपार हो, सहित तमाम खनिजों के लिए इसका सही रूप से बनना अति आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। इसके साथ साथ खान मालिकों को पर्यावरण स्वीकृति, इसी के अंदर आज बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। खाने जिनका एग्रीमेंट हो गया उनको 3-3 सालों तक इसी के लिए लटकना पड़ रहा है। तो इस पे कोई ठोस नीति बना के और ऐसी कार्य कोई सरकार को करना चाहिए जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिले और अधिकारी और माफिया का जो गठजोड़ बनता जा रहा है उसका खात्मा हो सके। माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 120, 121, 122 और 123 में सड़क तंत्र को मजबूत करने, ROB के निर्माण के बारे में भी उल्लेख किया गया है। लेकिन आज हम खुलकर बात करें तो पिछले 2 सालों से सड़कों के तंत्र के सुदृढ़ीकरण में सरकार पूरी तरह विफल रही है। और तो और PPP मॉडल व टोल रोडें भी क्षतिग्रस्त होने के बावजूद लोगों से टोल की वसूली की जा रही है। अजमेर नागौर, जोधपुर नागौर तथा जयपुर नागौर वाया जोबनेर कुचामन खाटू सड़कों के बारे में न्यायालय द्वारा टिप्पणी किए जाने के बावजूद मापदंडानुसार कार्य नहीं किए गए तथा जोधपुर नागौर रिंग रोड निम्न स्तर की गुणवत्ता के कारण वाहनों के आवागमन से पहले ही टूट गई है। बिंदु संख्या 124, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 में पेयजल परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल पुनर्गठन योजना, सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना का उल्लेख किया गया। लेकिन अगर हम पेयजल परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा करें तो प्रदेश के आम आवाम में सरकार की पेयजल परियोजना के कार्यकलापों को लेकर भारी रोष है। प्रदेश में करोड़ों रुपए से चालू किए गए RO प्लांट, सोलर सिंगल फेज नलकूप, सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिडेशन संयंत्र योजनाओं में भारी अहमियता अधिकारियों द्वारा की गई है, जिन पर ठोस कार्रवाई करके जनता को योजना का लाभ प्रदान करवाया जाना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि चुनाव के वक्त स्वच्छ, पारदर्शी, सुशासन तथा जीरो टॉलरेंस की कई बातों पर खरा उतरने का कर्तव्यों के साथ प्रयास करें, ताकि आमजन में विकसित इस भ्रांति कि आज सरकार है यही चाल सी को खत्म किया जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबू।